गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ जो आपके पाठ्य पुस्तक का सेकेंड चैप्टर है प्रोज सेक्शन से, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग की चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको ऑथर के बारे में, उस चैप्टर की जो मूलभूत बातें हैं उस पर चर्चा की थी, और आज हम उसके फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट स्टोरी, जिसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जो साहेब की कहानी है उसकी चर्चा करेंगे। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि जो कहानी हम लोग आज शुरू कर रहे हैं उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। रिकैप करते हैं पिछली चीज़ों को ताकि आपको समझने में आसानी हो। राइटर अनीश जंग, शी टॉक्स अबाउट poverty and its impact on childhood in this particular story. As the title suggests itself, lost spring means childhood which has been destroyed. It is a symbolic title. A spring is the symbol of childhood. Spring is the name of season, and the writer terms childhood as a spring season of life. Poverty is the main reason of being exploited, and child labor is the result of that poverty. How the poor children are forced to live the life of exploitation. They lead their life in grinding poverty. These all things have been presented in a very poignant manner in front of us through the character of Saheb and through the character of Mukesh. So let us begin the story. It will be better if I go in Hindi language, and somewhere I will use English to make it very simple for you. Writer Anish Junk, she starts the story saying, "Why do you do this?" राइटर अनिश जंग अपने लोकेलिटी जो सीमापुरी में रहती हैं वो पूछते हैं। रोज रोज वो कूड़ा चुनने वाला बच्चा है जिसका नाम साहेब आलम है, बाद की स्टोरी में पता चलता है, उससे मिलती हैं। बार बार देखते देखते एक दिन उससे पूछती हैं, वाई डू यू डू दिस, क्यों करते हो ये सब? तो बोलता है, आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास करने को कुछ नहीं। किस लड़के की हम बात कर रहे हैं? साहेब आलम की। क्या जवाब देता है? मेरे पास करने को कुछ नहीं है। राइटर बिना सोचे समझे कहती हैं, वाई डोंट यू गो टू स्कूल, स्कूल क्यों नहीं जाते? तो वो जवाब देता है, देयर इज नो स्कूल इन माई सोसाइटी इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है। इफ दे बिल्ड वन आई विल स्टार्ट गोइंग, अगर एक बना दिया जाए तो मैं वहां जाना शुरू कर दूंगा। किसका जवाब है? साहेब आलम का। राइटर अभी नाम नहीं बताएंगे। तो कहानी को ऐसे समझिएगा, राइटर जिस लोकेलिटी में निकलती हैं उसका नाम है सीमापुरी, जो एक स्लम एरिया है। स्लम कहने का मतलब झुग्गी झोपड़ी का एरिया है, झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती है, और उसमें कूड़े चुनने वाले परिवार के लोग रहते हैं। वो जब बच्चों से पूछती है तो बच्चा जवाब देता है कि मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है। आई होप अप टू हियर एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। एक लड़का है जो कूड़ा चुनने का काम करता है अपने बच्चों के समूह के साथ। राइटर बार बार देखती हैं, वो समझ पाती हैं कि लड़का कुछ है, वो उससे पूछ देती हैं, ऐसा क्यों करते हो? तो उसका जवाब आता है कि मेरे मोहल्ले में कोई विद्यालय नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाता, और कोई काम मेरे पास नहीं है। राइटर कहती हैं, इफ आई बिल्ड वन विल यू स्टार्ट कमिंग टू स्कूल, क्या मैं अगर एक बनाऊं तो तुम आओगे? वो मुस्कुराता है, कहता है जरूर आऊंगा। राइटर उसमें बहुत सीरियस होकर नहीं बोली थी, लेकिन वो कहती हैं कि होलो प्रॉमिस ही गरीबों के जीवन में भरा होता है। झूठी आश्वासन लोग दे देते हैं, और वह होलो प्रॉमिस, वो खोखला प्रॉमिस जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसके
कारण से, उसके चलते वो जो विद्यार्थी वो जो गरीब लोग होते हैं वो प्रभावित जरूर होते हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होता है। कुछ दिन बीतते हैं, राइटर फिर उस मोहल्ले से गुजर रही थी। वो भागते हुए आता और पूछता है, मैडम, इज योर स्कूल रेडी? राइटर, ऑथर वॉज रियली सॉरी, शी वॉज एम्बैरेस्ड, वो लज्जित हो गई, क्योंकि जो प्रॉमिस की थी वो प्रॉमिस पूरा करने के लिए नहीं की थी, ऐसी ही हंसी में बोली थी, हाफ जॉक करते हुए बोली थी। लेकिन उस झूठे प्रॉमिस का गरीबों के जीवन में क्या होता है वो कहती हैं। अब वो शर्माते हुए कहती हैं कि इट टेक्स मच टाइम, समय लगता है। ऐसे ही उनकी मुलाकात बार बार होते जा रही थी, परिचय बढ़ते गया। एक दिन उससे पूछ लेती हैं, नाम क्या है? तो लड़का बताता है, मेरा नाम है साहिब आलम। कूड़ा क्यों चुनते हैं? तो कहता है कि कभी कभी इसमें मुझे रुपये मिल जाते हैं, कभी कभी नोट मिल जाते हैं। वो कूड़ा चुनना उसका पेशा है, वो पेट भरने के लिए चुनता है, अपने परिवार के लिए चुनता है। साहिब आलम उसका नाम है। राइटर को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि शायद इस बालक को अपने नाम का मतलब ही नहीं पता होगा। इसके नाम का अर्थ है सारे जहां का मालिक, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरी दुनिया का मालिक। लेकिन बेचारा, यह क्वाइट आयरोनिक है, यह विडम्बना है कि लड़का का नाम रिप्रेजेंट करता है कि वो सारे जहां का मालिक है, लेकिन ये लड़का क्या है? ही इज अ पुअर रैग पिकर, वो कूड़ा चुनने वाला है। जिस एरिया में रहता है उसका छत टपकता है, खाने के लिए उनको कूड़े पे निर्भर होने होते हैं, गरीबी की जीवन बिताते हैं, ना उनके पास कोई आइडेंटिटी है, बस किसी तरीके से राशन वगैरह मिल जाते हैं, उसी पे वो गुजारा बसर करते हैं। उनसे वो पूछने लगते हैं तो वो बताता है कि उनकी मम्मी बताती हैं कि वो बांग्लादेश ढाका के रहने वाले हैं और वहाँ से यहाँ आ गए हैं। उनके ढाका के हरी भरी खेतों के इधर उधर उनके घर जमीन थे, वहाँ कुछ तकलीफें हुई, वहाँ से आ गए। मैं आपको याद दिला देना चाहूँगा, इन 1971 बांग्लादेश बिकेम अ सेपरेट कंट्री। युद्ध आपको याद होंगे 1971 में राइटली इंटरवीन करके इंदिरा जी, हमारे भारत की जो प्रधानमंत्री थे, वो बांग्लादेश को पाकिस्तान से, जो उसमें पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में बटे हुए थे, तो जो पूर्वी क्षेत्र था उसको बांग्लादेश बनाने में उन्होंने सहयोग किया था। तो उसमें बहुत सारे लोग जो थे वो भारत में भी शरण ले चुके थे। तो शायद उसी में से कुछ लोग हैं जो रोजगार खो दिए। उनकी माँ कहती हैं कि उस हरे भरे खेतों से भी अच्छा है अगर जहाँ मुझे पेट भर जाए हम लोगों को, हम लोग वहीं रहेंगे। राइटर की दोस्ती बहुत पुरानी हो जाती है साहिब आलम के साथ। कभी देखती हैं सुबह सुबह वे बच्चे अपने ग्रुप में टोली बना करके निकलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, फटे हुए शर्ट पे चलते हैं। उनके बैग पे पीठ पे एक कूड़ा ढोने वाला बोरी होता है जिसमें वो कूड़ा ढोते हैं। सुबह निकलते हैं पक्षियों की भांति, जस्ट दे आर गोइंग फॉर देयर फूड, इन सर्च ऑफ फूड, एंड लेटर दे रिटर्न to their nest. In the same way, the children came out of their residence, came out of their shelter, and in noontime, during noontime, they returned to their nest, returned to their shelter. लगभग 20,000 लोग, जो कूड़े चुनने वाले लोगों की समूह है, लगभग 20,000 लोग सीमापुरी के इलाकों में इधर उधर रहते हैं। उसमें से बहुत सारे बच्चे, वे ना विद्यालय जाते हैं, ना वहाँ रनिंग वाटर का फैसिलिटी है, ना ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा है, नाली नाला का सिस्टम अच्छा नहीं है। जैसे तैसे वे रहते हैं, फिर भी दे हैव नथिंग टू क्रिटिसाइज, they have nothing to grieve, they have nothing to say, because they have accepted living with the reality. एक दिन राइटर की मुलाकात साहिब आलम से होती है। उस टोली के और कुछ बच्चे होते हैं। वो पूछती हैं कि आप चप्पल क्यों नहीं पहने हो। एक जवाब देता है कि मेरी माँ ऊपर रेक से उतार नहीं देती। दूसरा जवाब देता है कि मैडम, अगर इसकी माँ, वो हंसी में बोलता है, अगर इसकी माँ उतार भी देगी तो ये फेंक देगा, नहीं पहनता है।
जो लड़का ऐसा बोला उसके पैरों में जब राइटर देखती हैं तो 2 कलर का मैचलेस स्लीपर्स डाला हुआ था। दोनों 2 अलग अलग थे। जब राइटर उस पे देखते हैं तो ये स्टार्ट सफलिंग हिज लेग्स, अपने पैरों को छुपाने लगता है एक दूसरे से। राइटर को बड़ा ही तकलीफ होता। उन्हें एक कहानी याद आता है जो एक यूदीपी की कहानी थी। वहाँ एक बालक है और वह प्रत्येक दिन विद्यालय जाते वक्त मंदिर के सामने रुकता है और प्रार्थना करता है, हे देवी माँ, गॉडेस हेल्प मी गेट अ पेयर ऑफ शूज। उस समय की बात को कहती हैं कि बच्चों का जीवन जो है, बच्चे कल के भविष्य हैं एंड दे आर living the life of grinding poverty. They have to earn their livelihood themselves. How pitiable condition. अब राइटर एक दिन क्या देखती हैं कि साहेब आलम जो है क्लब के सामने, क्लब के बाहर खड़ा है और वो टेनिस खेल रहे हैं कुछ अंदर लोग क्लब के अंदर और वो बाहर खड़ा है। मैडम जब उससे कुछ पूछती हैं तो कहता है कि आई लाइक वॉचिंग टेनिस, आई लाइक दिस गेम। और जब भी ये लोग कोई नहीं होते हैं तो मुझे जो गार्ड है वो मुझे जाने देता है। आज साहेब भी अपने पैरों में टेनिस शूज पहना हुआ है, किसी ने उसको दिया है। बड़े ही खुशी के साथ बोलता है कि समवन हैज गिफ्टेड मी मैडम दिस वन। लेकिन उसमें ऊपर कहीं होल था, थोड़ा छिद्र था, उसको किसी ने उसको फेंक दिया। डिस्टार्टेड शूज थे, यानी कि अमीर बच्चों को उसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन साहब के लिए वो बहुत ही ज़रूरी हो गया था। वो पहन रहा था, उसके लिए वो उपयोगी, उसके लिए जैसे कि सपने पूरे हो गए, आशीर्वाद मिल गया हो, वैसा है उसके लिए। लेकिन वो टेनिस शूज में है, डिसकलर्ड पैंट शर्ट पहना है, ही इज नॉट लुकिंग इन ग्रेशियस लुक, इन डिस्टिंक्ट लुक, स्टिल ही इज हैप्पी। वो अपने पीठ पे एक बोरी लादा हुआ है जिसमें वो कूड़ों को चुनता है और वह बाहर से देख रहा है। राइटर को अफसोस लगता है कि इज लिविंग द लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम नाउ। जिम्मेवारियां लोगों को समय से पहले बड़ा कर देता है, उनकी खुशियों को छीन लेता है, और बचपन की खुशी छीन जाए तो ये बसंत छीनने जैसा है, प्रोग्रेस रुकने जैसा। और यही इस स्टोरी का खास बात है। राइटर इसी को दिखाना चाहते हैं, यही हमें बताना चाहते हैं। कुछ दिन बाद रास्ते में जाते जाते राइटर की मुलाकात फिर से साहब के साथ हो जाती है। उसके हाथ में एक केन था, दूध लाने वाला, मिल्क का केन, और वो केन लिए जा रहा था। मैडम को वो बताता है कि नाउ आई हैव स्टार्टेड वर्किंग देयर। अब वो बताता है कि मैं वहाँ काम करना शुरू कर दिया हूँ चाय के एक स्टॉल पे, एंड आई एम पेड 800 रुपीज पर मंथ एंड ऑल माई मील्स। मुझे सब कुछ मिलते हैं, खाने पीने मिलते हैं और 800 रुपये पर महीने मिलते हैं। लेकिन राइटर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुम इस काम से खुश हो? उसकी चेहरे से रौनक चली जा चुकी थी। ऐसा क्यों होता है? रीजन इसका है कि पहले वो कूड़े चुनने का काम करता था। प्रीवियसली ही वॉज अ रैग पिकर बट ही वॉज मास्टर ऑफ हिज ओन, खुद का मालिक था। ही हैड ऑल हिज राइट्स, he had to decide what to do, but now he is working for others. He has become a child labor, and this is the question the writer is presenting before the readers. And here lie the importance of this story. Let me recap the story. Sahib-e-Alam is a rag picker. He lives in Simapuri, Delhi. Writer Anish Jung notices him every day, and one day she asks him, "Why do you do this?" He replies, "I have nothing to do."
The writer suggests him to go to school, but he gives reason that there is no school in his locality. The writer becomes acquainted with him and other children, other rag picking children. The writer comes to know about Sahib Alam. He has come from Bangladesh, Dhaka, and now lives in Simapuri, Delhi. The writer wants to know why they don't wear slippers, why they don't go to schools, and every reason why they do this make the writer feel unhappy, and that unhappiness is the cause of writing this story. The writer wants to show before her readers if children will become rag pickers, if they don't enjoy their childhood, if they have no rights, if they are forced to live the life of exploitation, if they live under the pang of grinding poverty, what will be the future of them, what will be the future of society, and what will be the future of the nation. So this is the first part of the story. I hope everything is clear to you. Now some short questions. You will try to answer those questions and later make contact with me through social network via WhatsApp, that is in group. So the first question for you is, question number one. Who is Sahib Alam? Who is Sahib Alam? Sahib Alam कौन है? Question number 2 for you is, where is he now? अभी वह कहाँ है? Question number 3 for you is, where has he come from? वह कहाँ से आया है? Again I repeat the questions. Number 1, who is Sahib Alam? Who is Sahib Alam? Number 2, where is he now? Number 3, where has he come from? Number 4, why is he not happy working at tea stall? Why is he not happy working at tea stall? चाय की दुकान पे काम करते हुए वो खुश क्यों नहीं है? अभी अभी मैंने बताया कि is not happy because he has lost his freedom. He is not no more master of his own. He has to work as per the wish of the owner of tea stall. This is the reason he is not happy. So thank you. You will be reading all the things, I hope. Thank you. Thanks a lot. That finishes for the day.